हेलो माय ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं गीता फिर से प्रेजेंट हो गई हूँ। ये द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक, ये स्पिरिचुअल बुक है। इसका सारांश सेकंड चैप्टर का लेके इसे लिखा है ब्रूइस एच लिप्टन ने। सो चैप्टर 2 में क्या बताया गया है, जो इन्वायरमेंट है उसका हमारे बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है। जीन हमारे बॉडी को कंट्रोल नहीं करते हैं बल्कि इन्वायरमेंट करते हैं। एक बार ब्रूइस एच लिप्टन के प्रोफेसर उनके टीचर कॉनिक्सबर्ग ने कहा, यदि सेल की जांच कर रहे हो, कोशिका की जांच करते हो, तो उसके कंसर्न इन्वायरमेंट को देखो और उससे कोरिलेट करो। ठीक है। आगे इन्वायरमेंट मीन्स फूड, जो हम फूड लेते हैं, जो हम थिंक करते हैं, जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसे जो इमोशंस रखते हैं, वो सारे इन्वायरमेंट में आते हैं। आगे कहते हैं, यदि आपका बच्चा अनरूल्ड है, रूल में नहीं रहता है, इनडिसिप्लिन्ड है, तो लोग क्या करते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास ले गए और मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसका केमिकल इम्बैलेंस बैलेंस्ड हो जाए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को मेडिसिन देना कोई मतलब ही नहीं रखता। मेडिसिन से हम अंदर ठीक नहीं कर सकते। उसका थॉट को देखिए, उसमें क्या चल रहा है, उसके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट में क्या चल रहा है, इस चीज़ को लोग नज़रअंदाज करते हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रूइस लिप्टन कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फॉल्टी जीन से रिलेटेड डिजीज जैसे थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कुछ ही लोगों को होता है। लगभग 2% लोग ही मतलब फॉल्टी जीन के कारण डिजीज्ड है। क्योंकि यही 2 डिजीज़ मतलब आज तक प्रूफ नहीं हुआ कि इन्वायरमेंट से हुआ है। और बाकी जितने भी डिजीज़ हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज़, अस्थमा, डायबिटीज़, ये सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से क्रिएट हुए हैं। यानी जीन नहीं क्रिएट किया है, जीन इन्वायरमेंट से अफेक्ट होकर और ये बीमारियां पैदा हुई हैं। ओके। जैसे कि एक कार है, कार को क्या की कंट्रोल करता है, की से स्टार्ट होता है, वो की से बंद होता है, तो कार को लगता है कि की कंट्रोल कर रहा है, बट ये ट्रू नहीं है। एक्चुअली की को कौन कंट्रोल कर रहा है? ड्राइवर। तो की एक्चुअली क्या है? जीन है। जीन लगता है कि जीन कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, बट दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है जीन को। जीन चेंज हो रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से, और उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसकी वजह से हेल्दी लाइफ भी लोग जी रहे हैं जीन को चेंज करके। ओके। देन सेल यानी कोशिका कैसे बने हैं? कोशिका बने हैं पॉलीसैकेराइड्स यानी शुगर, लिपिड्स यानी फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स यानी आरएनए, डीएनए, एंड देन प्रोटीन। ये चारों मिलकर हमारे कोशिका को बनाते, कोशिका जिससे बॉडी बना है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन सेल का बैकबोन है। ओके। तो प्रोटीन सेल का बैकबोन है। कैसे? प्रोटीन ही बॉडी को एक्चुअली जीवन दे रहा है। तो कैसे दे रहा है? इसमें इस चैप्टर में कहा गया है कि जो प्रोटीन है ना, वो सेल के बैकबोन होते हैं, और वो एक माला की तरह एमिनो एसिड, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं हमारे बॉडी के लिए, यानी प्रोटीन, वो जो एसेंशियल है, वो हमारे लगभग एक माला की तरह होते हैं, माला की तरह जुड़े हुए हैं अलग अलग शेप में। ओके। तो ये चार्ज्ड होते हैं, ये या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे या नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। तो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ओके। एंड हमारी बॉडी में एक्चुअली 1 लाख लगभग प्रोटीन होते हैं, अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं। 1 लाख, इतना ज़्यादा है। यानी प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी पूरा प्रोटीन से बना है, ऐसा लगता है। तो जो एमिनो एसिड्स है वो माला की तरह है, वो एक पॉजिटिवली नेगेटिवली 2 चार्ज्ड होते हैं। ओके। पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव है तो वो दूर जाएंगे, और पॉजिटिव है तो दूर जाएंगे। तो होता क्या है, जब सेल किसी एंजाइम या हार्मोन के कांटेक्ट में आता है, जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होते रहते हैं ना,
तो उनके कांटेक्ट में आते ही उनका शेप चेंज हो, उनका आयन चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, फिर वो प्रोटीन मूव करने लगते हैं पॉजिटिव। यदि उसके पास कोई पॉजिटिव आयन ही आ गया, वाले प्रोटीन आ गए, तो वो दूर भागेगा। फिर वो इस तरह जिग जैग, वो सांप की तरह ऐसे ऐसे वो मूव करते रहते हैं। इस तरह प्रोटीन मतलब मूव करा रहे हैं बॉडी को एक्चुअली। ये है हमारा प्रोटीन का इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है हमारा डीएनए का इम्पॉर्टेंस। डीएनए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या कितना इम्पॉर्टेंट है? तो ब्रूइस लिप्टन एक बार लैब में क्या किए, इन्यूक्लिएटेड सेल्स। इन्यूक्लिएटेड सेल्स मीन्स सेल कोशिका में से उसके न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। न्यूक्लियस को निकाल के उसकी जांच की गई। तो ये कहा गया है, पहले साइंटिस्ट क्या बोला, पहले लोगों ने क्या बोला साइंटिस्ट ने, कि सेल न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है। बट जब ब्रेन यानी न्यूक्लियस को निकाल दिया जाएगा तो सेल तो डेड हो जाना चाहिए, बट ये अलाइव था। ये ब्रूइस एच लिप्टन खुद बताते हैं कि उन्होंने जब देखा इन न्यूक्लिएटेड सेल यानी न्यूक्लियस निकाला हुआ सेल अलाइव था, वो मूव भी कर रहे थे, कुछ समय तक वो जिंदा भी रहे। और बाद में डेथ इसलिए हुआ क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, यानी डॉटर सेल ऑफस्प्रिंग उसके नहीं बन पाए। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि न्यूक्लियस, जिसमें कि आरएनए डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, न्यूक्लियस एक्चुअली सेल का, कोशिका का ब्रेन नहीं है। वो क्या है, गोनाड होता है। गोनाड मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, एंड इसलिए क्या होता है, जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं ना, जो जिसमें न्यूक्लियस निकाल दिया गया है, उन्हीं सेल को मतलब वैक्सीनेशन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चैप्टर में कहते हैं एपिजेनेटिक्स। व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स मीन्स होता है जेनेटिक्स, यानी जीन पे एनवायरनमेंट का असर, वो प्रभाव क्या पड़ता है, यही एपिजेनेटिक्स होता है। ओके, तो एपिजेनेटिक्स रिसर्च, इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिनको यहाँ पर प्रूफ किया गया इस बुक में। ओके, इस बुक में वही प्रूफ करके लिखा गया है। तो इसमें लिखा ये बताया गया है कि जो जीन है ना माँ बाप से, वो बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। वो कंप्लीटली जीन को बाद में चेंज किया जा सकता है। जो माँ बाप से मिला वही जीन हमेशा रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। डीएनए, जीन किससे बने हैं? जीन यानी डीएनए, जिस डीएनए से बने हैं। ओके, सो साइंटिस्ट जब ये पता लगा है कि जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है ना, वो दो मैकेनिज्म के द्वारा पास ऑन होते हैं। ठीक है, दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला तो जीन का नेचर क्या है, वो भी माँ बाप से बच्चों में मिले, जीन का नेचर क्या है। और दूसरा, कैसे जीन को नर्चर किया गया है। नर्चर मीन्स उसका पालन पोषण कैसे किया गया है, उसके बिहेवियर। इसीलिए बच्चे में माँ बाप का जीन तो आता ही है कि माँ बाप कैसे दिखते हैं वैसे थोड़ा मिलता है, सारे कलर वगैरह जो भी है, बट उसके अलावे नेचर भी मिलता है। नेचर उसको कैसे नर्चर किया, नर्चर मीन्स पालन पोषण कैसे हुए थे माँ बाप, उनका बोली बिहेवियर, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, उसी तरह बच्चे में भी आ जाता है। तो यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर भी एक्चुअली आ रहे हैं वो जीन से। तो डीएनए इतना मतलब पास ऑन करने में, हेरिडिटरी फैक्टर में इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो माता पिता के लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। इसको कैसे प्रूव किया गया? तो इसको क्या किया गया, एगोटी चूहिया होती है। एगोटी एक चूहिया का प्रजाति है जो बिल्कुल येलो कलर के मोटे होते हैं और काफ़ी हेवी वेट के होते हैं। इस जाति के चूहिया हैं। तो उनको क्या किया गया, कुछ एगोटी चूहिया जो प्रेग्नेंट थी उनको मिथाइल रिच फूड दिया गया, यानी मेडिसिन भी दे सकते हैं ना। तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये मिथाइल रिच मेडिसिन हो गए। तो वो प्रेग्नेंट एगोटी चूहिया को दिया गया। और कुछ प्रेग्नेंट एगोटी चूहिया को ही सेम ये प्रजाति को उनको छोड़ दिया गया जो प्रेग्नेंट थी, बट उनको कोई मिथाइल रिच मेडिसिन नहीं दिए गए। रिजल्ट क्या आया, जो मिथाइल रिच फूड ऑलरेडी लिए हुए थे प्रेग्नेंट चूहिया, उनके बच्चे काफ़ी पतले, ब्राउन कलर के और हेल्दी थे। मतलब उनमें हार्ट डिजीज़
कैंसर, डायबिटीज़, इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स थे ना वो उनमें कम पाए गए थे। ओके। एंड जो दूसरे जिन पे मिथाइल मेडिसिन नहीं दिया गया, मिथाइल रिच कोई भी फूड भी नहीं दिया गया, ऐसे चूया के बच्चे एज यूजुअल जैसे कि काफ़ी येलो कलर के और काफ़ी मोटे हेवी वेट के, और देवर वो प्रोन टू थे। प्रोन टू किसके? डिजीज़ के, हार्ट डिजीज़ के, कैंसर के, डायबिटीज़ के, वो प्रोन टू थे, यानी वो अनहेल्दी थे एक्चुअली। ओके। सो ये प्रूफ करता है कि इन्वायरमेंट से यानी फूड से हम जीन को चेंज कर सकते हैं। सेम जीन, मदर का जीन और डॉटर का जीन सेम जीन था, बट वो बच्चे का वो चेंज हो गया, उसके कलर चेंज हो गया वो मिथाइल रिच फूड से। सो इन्वायरमेंट यहाँ पे अफेक्ट किया, इम्पैक्ट करता है, ये प्रूफ हो चुका है। सो जीन को चेंज किया जा सकता है। ओके। ये ड्यूक यूनिवर्सिटी में 2003 में ये जांच हुई थी और ये पता चला था। अगली स्टडी आगे ये बताते हैं कि 5% ब्रेस्ट कैंसर जो मरीज है ना, सिर्फ 5% ही ऐसे हैं जिनका हेरिडिटरी फैक्टर है, मतलब हेरिडिटरी रीजन है, परिवार में है, पहले उनके फैमिली हिस्ट्री में है। एक्स्ट्रा जो 95% हैं लोग जो ब्रेस्ट कैंसर के हैं, वो बाद में उनके जीन बिल्कुल नॉर्मल जीन थे और बाद में उनके इन्वायरमेंट की वजह से वो चेंज हुए हैं और ट्यूमर क्रिएट किए हैं। तो इन्वायरमेंटल रीजन ज़्यादा मायने रखता है और जीन बाद में चेंज होता है, जीन कंट्रोल नहीं करता है बॉडी को। फिजिशियन ऑर्निश, उन्होंने रिसर्च किया था प्रोस्टेट कैंसर मरीजों पे। वो क्या किए थे, 90 दिनों तक प्रोस्टेट कैंसर मरीजों को एक हेल्दी लाइफ में रखा था, उनका लाइफस्टाइल चेंज किया, एक हेल्दी डाइट दिया और 90 दिनों तक उनको कंट्रोल किया। उससे क्या हुआ, सारे प्रोस्टेट कैंसर के मरीज बाद में उनके जो डीएनए है ना, बाद में जो चेक किया गया तो उनके जीन में सारे चेंजेस पाए गए, यानी उनके डीएनए में चेंजेस पाए जो ट्यूमर क्रिएट कर रहे थे वो चेंज थे, यानी कैंसर इन्वायरमेंट से क्रिएट हो रहे हैं, ये प्रूफ हो चुका है। ओके। आगे क्या कहते हैं ब्रूस लिप्टन, आगे बुक में लिखा गया है जैसे कि टिश्यू कल्चर करके, यदि ब्रूस लिप्टन ने अपने इसमें देखा, लैब में देखा है, टिश्यू कल्चर मीन्स किसी बॉडी पार्ट को का टुकड़ा कुछ भी लिया, तो टिश्यू कल्चर पे क्या किया, वो इन्फ्लामेटरी केमिकल इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद उनके चेंजेस को देखे तो उन्होंने क्या पाया, जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, एंडोथेलियल सेल्स, ये सेल्स मीन्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसका इनर लाइनिंग को बोलते हैं, तो वो बिल्कुल मैक्रोफेजेस की तरह बिहेव करने लगे, वो बिल्कुल चेंज थे। और मैक्रोफेजेस मतलब किलर टाइप का, किलर जो इम्यून सिस्टम को किल करता है, मारता है, उस तरह बिहेव करने लगे, यानी वो इन्फ्लामेटरी केमिकल दे के, यानी बैड थिंग से इंजेक्ट करके वो कैसे उसको खराब हुए में रिएक्ट करने पे मजबूर कर दिए, यानी हमारा जीन चेंज होता है इन बाहरी इस इन्वायरमेंट से। और क्या है, गामा रेज से भी, गामा रेज देखकर भी देखा था, गामा रेज से भी डीएनए सारे चेंज थे और वो एडवर्स रिएक्शन दिखा रहे थे, यानी गामा रेज भी हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। ओके। सो टिश्यू के बायोलॉजिकल बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गए थे, ये प्रूफ करके देखा है खुद ब्रूस एच लिप्टन ने, जो कि एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं। आगे उन्होंने लिखा है मेडिसिन इन दिस वे, इस तरह से मेडिसिन, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, कोई भी टॉक्सिन, कोई ये सब सारे हमारे जीन को चेंज कर रहे हैं। ओके। और जो एंटीबायोटिक लेते हैं ना, आजकल एंटीबायोटिक बहुत इजी एक्सेस है, सबको लेने तुरंत ले लेते हैं, बट एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरियाज को मारता है, बट वो ये नहीं जानते लोग कि एंटीबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया ये नहीं पहचानता है, वो सारे बैक्टीरिया को किल करता है। हमारे गट्स में, हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया है, जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, एंटीबायोटिक लेने से
अच्छे बैक्टीरिया भी मारे जा रहे हैं। और यही कारण है अभी डायबिटीज़, अस्थमा, हार्ट डिजीज़ और कैंसर जैसे बीमारियां बहुत तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक ले लेके वो इम्यूनिटी कम होता जा रहा है बॉडी का। सो इम्यूनिटी यदि अच्छी करनी है तो एंटीबायोटिक कम ले। ओके। एंड देन आगे ब्रूस लिप्टन ने लिखा है, ये भी रिसर्च से पता चला है कि ह्यूमन बींग्स में लगभग 19,000 जीन्स पाए जाते हैं। और जबकि एक वर्म्स होता है, वर्म्स मीन्स कीड़ा जिसको नेकेड आई में देखते हो, वर्म्स है सिनोराप्डाइटिस, एक वर्म्स का नाम है, उसमें भी 19,000 जीन पाए गए हैं। इसका मतलब जीन की संख्या बॉडी का स्ट्रक्चर को नहीं डिफाइन करता है। बॉडी को मतलब जीन इतना, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है तो बहुत ज़्यादा जीन होंगे ऐसा नहीं है। यानी जीन की संख्या से हम नहीं उसका बॉडी स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हैं। एक वर्म्स में भी 19,000 जीन्स मिल रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी में भी मिल रहा है। इसका मतलब जीन इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा जीन चाहिए, तो जीन को ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंस ना दें। ओके। एंड आगे कहते हैं, चैप्टर में कहते हैं कि जो सेम जीन है हमारे बॉडी में जो केराटिन पैदा करते हैं, केराटिन कोडेड जीन जो होते हैं ना, डीएनए, तो वो जीन सेम ही होते हैं, एक ही जैसा जीन है। ठीक है। जो केराटिन कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है, हेयर्स में है, और जानवरों में पंजा में, नेल्स वगैरह में, ह्यूमन बॉडी में नेल्स में भी है, सींग में, ये जो सींग होते हैं उसमें भी होते हैं। तो इसका मतलब जो केराटिन है वो जीन तो क्रिएट कर रहे हैं, ओके, बट जीन ये डिसाइड नहीं करते हैं कि उसको किस तरह यूज़ किया जाए। यानी वो कहाँ पे स्किन में जाना है, कौन सा केराटिन हेयर्स में जानी है, कौन सी केराटिन इसकी नेल्स में जानी है, ये वो डिसाइड नहीं करते हैं। यानी जीन मास्टर नहीं है। ओके। सो ये अपने आप हो रहा है जो भी है, बट जीन इज़ नॉट कंट्रोलिंग आवर बॉडी। नेक्स्ट कहते हैं कि रिसर्च से ये भी पता चला है कि 2% से भी कम डीएनए हमारा प्रोटीन एनकोडेड होते हैं। यानी 2% ही प्रोटीन से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन पैदा कर रहे हैं, और बाकी जो 98% डीएनए है ना, वो यूजलेस जंक डीएनए का नाम दिया है ब्रूस लिप्टन ने। जंक डीएनए यानी यूजलेस, उनका कोई यूज नहीं है। तो जो जंक डीएनए है ना, जो प्रोटीन कोडेड नहीं है, जो प्रोटीन एनकोडेड नहीं है, वे ही बाहरी इन्वायरमेंट के संपर्क में आके जीन को चेंज करते हैं। तो एक्चुअली जीन को चेंज करने में जो यूजलेस डीएनए पड़े हैं ना, वो बाहरी इन्वायरमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं। ओके। एंड आगे हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रूस लिप्टन ने कहा, मैं नहीं कह रही है, ये ब्रूस लिप्टन ने कहा है कि 90 कैंसर मरीज पे ये जांच करके देखा गया है, ब्रेस्ट कैंसर पे, कि उनका जो कैंसर मरीज होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेन ट्यूमर, स्पेशली इन तीनों पे ही रिसर्च करके देखा गया, और पाया कि 100 म्यूटेशंस यानी चेंज डीएनए में 100 म्यूटेशंस बाद में पाए गए, जन्म के बाद में क्रिएट हुआ, जो ट्यूमर पैदा कर रहे थे। ओके। सो और वो जो डीएनए जो 100 म्यूटेशंस हुए थे, वो जंक डीएनए में थे, ना कि प्रोटीन एनकोडेड वाले में। ओके। सो जंक डीएनए ट्यूमर क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इन्वायरमेंट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल है। आगे कहते हैं जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं ना, उनके एंड में हमारा टीलोमियर्स, एक्चुअली टीलोमियर्स स्टार्ट होता है। टीलोमियर्स का क्या काम है? जो प्रोटीन इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन कोडिंग इंफॉर्मेशन है ना, उसके लॉस होने से बचाते हैं। लॉस होने से बचाना का मतलब है, उसको लॉस होने से बचाएगा तो सेल जल्दी डैमेज नहीं होंगे और यूथ बना रहेगा, मतलब बॉडी को यंग रखना, हेल्दी रखना, ये टीलोमियर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो कि प्रोटीन कोडेड डीएनए है ना, उसके एंड से स्टार्ट होते हैं। ओके। तो टीलोमियर्स हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है, और टीलोमियर्स को एक्टिव रखने के लिए, क्रियाशील रखने के लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम का सिक्रेशन होता है,
टीलोमराइजेशन बोलते हैं उसको। टीलोमरेज एक एंजाइम है जिसके क्रिएट होने से क्या होता है, टीलोमियर्स एक्टिव रहते हैं। ओके, सो ये टीलोमराइजेशन हमारे बॉडी में कैसे रुक जाते हैं और कैसे बढ़ जाते हैं। टीलोमराइजेशन मीन्स यूथ समझ जाइए, बॉडी अब हेल्दी है, अच्छा स्किन है, वो कैसे होता है। तो इस पे भी रिसर्च से ये पाया गया है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, अच्छे डाइट लीजिए, गुड थिंकिंग, इमोशनल हैप्पी इन्वायरमेंट पे रहना है, लव में रहना है, सेल्फ लव कीजिए, खुद के बॉडी से प्यार कीजिए। सेल्फ लव मीन्स अपने बॉडी से प्यार कीजिए, अपने बॉडी की केयर कीजिए। ओके, एंड इन लव में रहना, आर्गूमेंट्स में, इरिटेशन में, बहुत ज़्यादा एजिटेशन में, ऐसे में रहने से वो टेलोमराइजेशन वो डिले हो रहा है, वो रुक रहा है। ये प्रूव कर चुके हैं ब्रूस लिप्टन, वो बता रहे हैं कि ये टेलोमराइजेशन को रोक रहे हैं, जिसके कारण बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, ये समझ जाइए। ओके, तो बुढ़ापा जल्दी आ रहा है इससे। तो उन्होंने एक रिसर्च में ये भी पाया था कि जैसे टेलोमराइजेशन कैंसर मरीज और कितने सारे कैंसर मरीज पे उन्होंने क्या किया था, उनको दो ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को मेडिटेशन पे रखा, सुबह शाम मेडिटेशन पे, ब्रेस्ट कैंसर मरीजों को। ओके, एंड एक ग्रुप को बिना मेडिटेशन का ऐसे ही छोड़ दिया गया। कुछ महीनों बाद, 2-4 महीने जो भी है, उसमें महीना का इसमें जिक्र नहीं है। तो कुछ महीने बाद जांच में पाया गया, जो मेडिटेशन में थे उन ब्रेस्ट कैंसर मरीजों के जो टीलोमराइजेशन है ना, वो इंक्रीज थे, यानी उनके एंजाइम बढ़ गए थे और वो उनके टीलोमेर्स शॉर्ट पाए गए, छोटे पाए गए, यानी वो ज़्यादा सेल उनके यंग थे। और फिर दूसरे ग्रुप वाले उनके कंपैरिजन में काफ़ी लेंदी, और वो उनका सेल डैमेज था, क्योंकि टीलोमराइजेशन उनका स्टॉप नहीं था बट कम था। तो वो डिले करता है, यानी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी को चेंज करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन हो गए, बहुत बुरे विचार हो गए, फाइटिंग में रहना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब सारा हमारे जीन को अफेक्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर 2 में ऑलमोस्ट यही बताया गया है। ओके माय ब्यूटीफुल सॉल्स, सो नेक्स्ट आप ब्रूस लिप्टन के अनुसार हेल्दी लाइफ अपनाने को जोर दिया गया है। हेल्दी लाइफ मीन्स आप लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अच्छे भोजन लीजिए, पोषण का ध्यान रखिए, बॉडी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा वगैरह, मेडिटेशन, और अच्छे विचार रखें, इन लव में रहें, नफ़रत में ना रहें, वो थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रखें। इससे हमारे जीन चेंज हो रहे हैं और हम बीमारी के प्रोन टू नहीं रहेंगे। बीमारी कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा और ये हाइपरटेंशन वगैरह है, उनसे हम दूर हो सकते हैं अपने अच्छे विचारों से। ओके, सो दैट्स ऑल। ये हो गया सेकेंड चैप्टर। अब जल्दी ही मैं थर्ड चैप्टर लाऊंगी, माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू।